जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों पॉलिटी की टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज जो है हम लोगों ने स्टार्ट करी है। आपकी यूपी पीसीएस एग्जाम और आरओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और बीईओ यूपीपीएससी का जो एग्जाम है। अब देखो यूपी पीसीएस में तो आप समझो सिर्फ 10 ही दिन बचे हुए हैं, और 20 से 22 क्वेश्चन जो है आपका पूछे जाते हैं पॉलिटी से। तो अगर पूरा आपको सिलेबस कवर करना है पॉलिटी का, तो ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल है। पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, इस सीरीज में प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, और ये इस आपका सीरीज की 5वीं वीडियो है। ठीक है, 200 क्वेश्चन कर चुके, 201 वाले से स्टार्ट करना है। चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारी यूपी पीसीएस और आरओ के लिए टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, तो एक बार उसको जरूर लगाइएगा। ठीक है, हमारे ऐप पे अवेलेबल है, डिस्काउंट भी चल रहा है बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से। चलो 201 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में बात हो रही है। और बोला ये जा रहा है कि अच्छा देखो होता क्या है ना, कुछ हमारी फंडामेंटल राइट्स ऐसी हैं जो नागरिकों को भी मिल रखी है, सिटीजन को भी, और फॉरेनर विदेशियों को भी मिल रखी है। उसी को लेके बात हो रही है। पहला क्या बोला जा रहा है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दोनों के लिए उपलब्ध है। मतलब सिटीजन को भी मिलता है और फॉरेनर को भी। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज अवेलेबल टू बोथ। तो ये बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, ये वाला जो आपका अधिकार है, ये सिर्फ आपके नागरिकों के लिए है, सिटीजन के लिए। कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 में आपको ये आपका अधिकार देखने को मिलेगा। इस पे बताया, अच्छा एक मूवी भी बनी है आर्टिकल 15 पे, जिसमें आयुष्मान खुराना ने एक्टिंग करी है। मतलब अच्छी मूवी है, इसको देखिएगा एक बार, जब एग्जाम हो जाए तब देख लेना। ठीक, दूसरा क्या बोला जा रहा है? जीवन की आपका सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल नागरिकों के लिए है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सिटीजन, गलत है। ये आपका नागरिकों के लिए भी है, सिटीजन के लिए भी है, और साथ ही साथ में विदेशी फॉरेनर के लिए भी है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। दोनों ही आपका स्टेटमेंट जो है गलत है। अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर आगे देखो। अब देखो वही फंडामेंटल राइट को लेकर बात हो रही है। ठीक है, बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फ्रीडम ऑफ असेंबली में आपकी बात करी जा रही है। फ्रीडम ऑफ असेंबली इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग एंड राइट टू स्ट्राइक। जो आपका सभा की स्वतंत्रता में जनसभा करने का अधिकार और हड़ताल करने का अधिकार शामिल है। गलत है ये बिल्कुल। क्यों? आप पब्लिक मीटिंग तो कर सकते हो, जनसभा तो कर सकते हो, लेकिन हड़ताल जो है ना, ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका, हड़ताल करना, स्ट्राइक करना। तो पहला गलत है। दूसरा क्या बोला जा रहा है? सभा जो है सिर्फ सार्वजनिक भूमि, पब्लिक लैंड में होनी, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं किसी भैया आपके पड़ोसी घर चले जाओ, उसके प्राइवेट घर में जाके बोल लो यहाँ पे तो हम 100 लोग की भीड़ इकट्ठा करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पब्लिक लैंड होना चाहिए जो सरकार का है। तो इसमें आपका गलत कौन सा? पहले वाला जो है हम लोग को गलत देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए वाला हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्या है। प्रियम्बल को लेकर बात हो रही है। इसे संविधान की कुंजी माना जाता है कि, तो बिल्कुल बात सही है आपका, माना जाता है। और संविधान का ये एक हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है संविधान का ये एक हिस्सा है। करेक्ट आंसर सी वाला। ठीक, फिर देखो शैडो कैबिनेट की बात हो रही है। शैडो कैबिनेट हमने कहाँ से लिया है, मतलब कहाँ पे इसको शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ है आपके ब्रिटिश में। शैडो कैबिनेट होता क्या है ना, जो आपका विपक्ष होता है, ऑपोजिशन, वो अपना एक क्या करता है, कैबिनेट बना लेता है, और जो असली में कैबिनेट है उसकी तरीके से वो अपना अपना दिखाता है, दर्शाता है कि हम भी वही है, सबको क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, मतलब अलग से मंत्रिमंडल बन जाता है, सिर्फ इतना ध्यान रखो अभी। फिर आपका जो ये है निवारक निरोध कानून, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। नजरबंदी के आधारों को नजरबंद को सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, हाँ मतलब जो जिस भी आपने क्या कहते हैं करा है, डिटेन करा है ना किसी को, तो उसको क्या करना है आपको, किस वजह से करा उसको बताना है। तो बिल्कुल सही। लेकिन इसमें गलत स्टेटमेंट पूछी जा रही थी, इनकरेक्ट। फिर बोला जा रहा है खाली संसद जो है वो कानून बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो ये गलत है। संसद भी बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं, स्टेट। तो ये दूसरे वाला गलत है। अब क्वेश्चन में पूछ देखो, क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कौन सी गलत है, यही सब गलतियां वहां करोगे। ठीक है, बोला क्या जा रहा है कौन सा गलत है? गलत तो दूसरे वाला है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला। ओनली टू गोला बी वाला भरोगे, क्योंकि गलत तो यही है। फिर आओ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में बात हो रही है, 1947।
इसने भारत को सॉवरेन स्टेट, संप्रभु राज्य घोषित किया। बिल्कुल बात सही है, ठीक। और फिर जो गवर्नर जनरल थे उनको सिर्फ संवैधानिक प्रमुख बना के छोड़ दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही, दूसरा भी सही। तो करेक्ट आंसर इसका आपका कौन सा है? ए वाला। इसमें भी अच्छा इनकरेक्ट पूछा जा रहा था, तो दोनों सही हैं आपके, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो भैया करेक्ट आंसर ए वाला होगा, नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों ही आपके क्या है, सही है। आगे देखो 207 वाला, इमरजेंसी पावर को लेके, आपातकाल पावर को लेके बात हो रही है। बोला जा रहा है इसको हमने जर्मनी से लिया है, तो बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही। फिर ये संविधान की एकात्मक विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, यूनिटरी फीचर दिखाता है। यूनिटरी फीचर होता है जब केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, और आपातकाल में केंद्र सरकार शक्तिशाली हो भी जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका सी वाला है। फिर आगे देखो बात हो रही है भैया आर्टिकल 51A में इनमें से कौन सा जो है मेंशन है। तो देखो 51A में आपका नेशनल का बात करें, फ्लैग भी है और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान भी है, नेशनल सॉन्ग नहीं है, तो डी वाला है करेक्ट आंसर। फिर आओ, अच्छा जो स्पीकर है लोकसभा के, ये अपना इस्तीफा देते हैं, क्वेश्चन बहुत आता है कि इस्तीफा किसको देते हैं, तो ये आपका डिप्टी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, पहली चीज तो ये समझो। और किस आर्टिकल के तहत देंगे, तो ये देंगे आपके आर्टिकल 94 के तहत, ठीक है, 94 के तहत देते हैं। फिर 210, इसमें भी इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। अब जो राज्यसभा होती है उसमें आपका एक चेयरमैन होते हैं और डेप्यूटी चेयरमैन उपसभापति होते हैं। तो जो उपसभापति होते हैं ये आर्टिकल 89 के तहत होता है, तो बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल्स यहाँ पे सुनने को मिल रहे ना उनको याद कर लेना, तो बिल्कुल सही। और इस समय पे आपका डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? श्री हरिवंश, तो ये भी सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, इनकरेक्ट बताइए। तो इनकरेक्ट तो भैया दोनों ही सही हैं, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा इनमें से? कोई नहीं, तो डी वाला जो है ये है आपका करेक्ट आंसर। आगे देखो, बोले जरा ये प्रियम्बल में कितनी तरीके के आपके न्याय की व्यवस्था की गई है, कितने टाइप के जस्टिस हैं, तो ये हैं आपके 3, सामाजिक, आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर आओ, हमारा गवर्नेंस सिस्टम, आपका शासन प्रणाली कैसी है, तो ये है आपकी आपका पार्लियामेंट्री, संसदात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता क्या है आपका, देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो विधायक, आपका जो विधायिका है वो कंट्रोल करता है किसको? कार्यपालिका को, डी वाला सही है। जैसे ऐसे समझो, लोकसभा ये आपका विधायिका है, लेजिस्लेचर है, और लोकसभा में से एक छोटा सा आपकी बॉडी है जो निकली है, ये मंत्रिपरिषद है आपका लोकसभा का हिस्सा ही है, लेकिन लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव लाके इनको कंट्रोल करता है, बहुत अलग चीजें होती है, तो डी वाला सही है। आगे आओ, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है, राष्ट्रपति पद्धति, जहां जैसे यूएसए में, उसमें सारी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास में होती है? वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास होती है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है? ये मिल रही है आपके संविधान से ही मिल रही है, ठीक है। जो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन फंसते हैं कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन में भी। भारत का संविधान क्या है? ये है डी वाला, थोड़ा सा कठोर है, थोड़ा सा लचीला है, पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है। कठोर लचीला का मतलब होता है अमेंडमेंट, संशोधन करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर कोई नया राज्य बनाना है, उसकी शक्ति किसको दी गई है? ये हमारे संसद को दी गई है, पार्लियामेंट को, सिर्फ संसद ही नया राज्य बना सकता है। आर्टिकल 1 के तहत जो हमारा आपका ये भारत है, ये कैसा है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? ये है राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, डी वाला सही है। फिर लोकसभा में कुछ सीटें आपका यूनियन टेरिटरी के लिए भी हैं, तो कितनी सीटें हैं? ये हैं आपकी 20 सीटें जो रिजर्व है, ठीक है। फिर आगे आओ, इमरजेंसी को लेके बात हो रही है। अब देखो जो आपातकाल लगता है उसको अगर हटाना है, तो बोला जा रहा है कि ये आपका कौन हटा सकता है? सिर्फ लोकसभा, तो गलत है। इसमें आपका राष्ट्रपति जी का भी काम होता है, तो दूसरा वाला गलत। फिर अगर लोगों ने स्पीकर को नोटिस दिया तो 14 दिन के अंदर जो है मीटिंग बुलानी होती है, दूसरे वाला जो है वो भी गलत, 30 दिन दे रखा है। कितने होने चाहिए? 14 दिन। करेक्ट आंसर इसका कौन सा? डी वाला, नाइदर 1 नॉर 2। देखो होता क्या है ना, पहली चीज आपातकाल हटाना है तो राष्ट्रपति लोकसभा दोनों का आपका उसमें आपका भागीदारी होती है। फिर स्पीकर, अब मान लो लोकसभा को हटाना है तो वो स्पीकर को क्या एक नोटिस दे सकते हैं, नोटिस दिया तो कितने दिन के अंदर बैठक बुलानी होती है? 14 दिन के अंदर, यहाँ 30 दिन बोला गया है। आगे देखो 221 वाला हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है भैया, by which of the following constitutional amendment सिक्किम was duly incorporated as a complete state, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया में, मतलब सिक्किम को एक पूर्ण राज्य कौन से संशोधन से बनाया है? हमने ये बनाया 36, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। फिर भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया? जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, अलग से कब बना? तो ये बना आपका 2006 में बना, ठीक है। फिर बोला जा रहा है भैया कब आपका नागरिकता अधिनियम पारित हुआ है? ये पिछली वीडियो में भी बताया था, ये 1955 में पारित हुआ है।
फिर आओ, लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। तो मतलब किस आपके उससे बदला गया संशोधन से, तो ये बदला गया है आपके 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, कब हुआ? 1976 में। एक ही बार प्रियम्बल में संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। ठीक है, आगे देखो, फिर इसमें क्या बात हो रही है, बोला जा रहा है अगर बिल को कानून बनना है, ठीक है, दोनों सदनों से पास होना है, उसके बाद में उसको कौन एग्री करना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी को एग्री करना चाहिए। ठीक है, किसी भी बिल को कानून अगर बनना है तो भैया उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए और फिर राष्ट्रपति जी एग्री करें। फिर और बोले जरा इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। टीपीएसपी से क्वेश्चन है, और टीपीएसपी याद कर लेना सारे, फंडामेंटल राइट भी और फंडामेंटल ड्यूटी भी, क्वेश्चन सीधा सीधा आर्टिकल के तहत पूछ लेता है। तो जो आर्टिकल 38 वाला है ना, ये सही मैच नहीं है। तो जो इक्वल जस्टिस है, समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये है आर्टिकल 39A में दे रखा है, 38 में नहीं है। फिर आओ, मनी बिल को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोले जरा कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है इसमें स्टेटमेंट, वो है आपका सी वाला। देखो, मनी बिल को लेके राज्यसभा की कोई शक्ति होती ही नहीं है ज्यादा, सिर्फ 14 दिन तक वो पेंडिंग कर सकता है। लेकिन इसमें तो बोल दिया गया इस ऑप्शन में कि राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर सकता है या अमेंड भी कर सकता है, तो गलत है, राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए इनकरेक्ट है। फिर आओ, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें 2 यूनियन टेरिटरी हिस्सा ले सकती है, उनके एमएलए वगैरह, तो कौन सी लेंगी भैया, जहां पे विधानसभा है, और कहां कहां पे है, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी में। 228 का जो बी वाला है ये आपका करेक्ट है। फिर 229 देखो, कौन सा 229, अगर राष्ट्रपति जी को महाभियोग चलाना है, इम्पीच करना है, तो कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है, 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। लोकसभा राज्यसभा से फिर प्रस्ताव पारित होता है, फिर हटते हैं। अब बोला जा रहा है, देखो प्रेसिडेंट है हमारे भारत में, मान लो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली पड़ी हुई किसी भी कारण से, तो उस समय पे राष्ट्रपति जी का काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। ऐसे समझो, यदि भारत के राष्ट्रपति को पद रिक्त हो जाने और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब इनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। जैसे मान लो हमारे प्रेसिडेंट है, ये किसी वजह से नहीं है, तो प्रेसिडेंट का काम कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर उस समय पे वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन काम करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो डी वाला जो है ये आपका सही है। फिर आओ, अब इसमें क्या है, 231, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, कौन से आर्टिकल के तहत। ठीक है, आपका जो कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति जी में है, ऐसा संविधान में लिखा है, कौन से आर्टिकल के तहत लिखा है, ये आर्टिकल 53 काम का है। फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो इशू करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, ये करते हैं आपके आर्टिकल 123, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अध्यादेश, ऑर्डिनेंस किस लिए होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में मान लो कोई अगर सेशन में नहीं है और आपको बिल बनाना है, ठीक है, मतलब आपको कानून बनाना है, तो इन्हीं से बनता है पास होके, फिर राष्ट्रपति जी इसको साइन करते हैं। लेकिन अगर ये सेशन में नहीं है तो बनाना, तो कैसे करोगे, तो फिर राष्ट्रपति जी उस समय पे अध्यादेश जो है जारी कर सकते हैं। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से कोई कानूनी आपकी जो है सलाह ले सकते हैं इंपॉर्टेंट मैटर पे, ये आर्टिकल 143, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको याद कर लो, पूछा जाता है वो। तो प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं आर्टिकल 123, और जो सुप्रीम कोर्ट से राय लेते हैं वो आर्टिकल 143। ये सबसे क्वेश्चन आता है इन आर्टिकल से, इसलिए बता रहा हूँ। बोले जरा कौन से ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक, तो ये हैं आपके जस्टिस एम हिदायतुल्ला, बी वाला जस्टिस एम हिदायतुल्ला, इन्होंने काम करा है। ठीक है, फिर आगे देखो, भारतीय संविधान को किसने क्रिटिसाइज किया है कि ये पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है। ठीक है, आपका वकीलों के स्वर्ग के रूप में, मतलब क्योंकि बहुत लंबा है और बहुत टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है। ये बोला सर आइवॉर जेनिंग्स ने, ब्रिटेन के थे, कि भैया संविधान ऐसा बना है कि लग रहा है वकीलों ने बनाया, वकीलों के लिए ही बनाया है। आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो आपकी मीडिया है उसको स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के तहत मिलती है, तो ये मिलती है आर्टिकल 19, जो राइट टू फ्रीडम बताता है। ठीक है, ऐसे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के हिसाब से पता लगता है। राइट टू फ्रीडम वही आ गया। ये कौन से आर्टिकल्स में आपका दे रखा है, 4 आर्टिकल हैं।
स्वतंत्रता का अधिकार, तो फंडामेंटल राइट याद करनी है, तो ये आपको दे रखा है 19 से 22, ए वाला जो है ये सही है। फिर आओ, बोला जा रहा है जो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है उसमें से कौन कौन शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो ये है आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता। बाकी सब सही है, कानून के आपके समक्ष समानता, समाज एक, फिर अफसर की समानता, लेकिन आर्थिक वाला जो है वो नहीं दे रखा है। ठीक, आगे देखो, तो जरा इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सरकार को बोलता है पंचायत का गठन करना चाहिए। ठीक है, तो ये बोलता है आपका आर्टिकल 40। ये सीधा सीधा डीपीएसपी से क्वेश्चन है। तो देखो, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट सारी जो है याद होनी चाहिए। आगे आओ, कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है, कौन सा आर्टिकल ये बताता है किसी इंसान को विदेश घूमने जाना है तो उसको आज़ादी है, मौलिक अधिकार है ये, तो ये आपका आर्टिकल 21। फिर फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है, ये पिछली क्लास में ही बात करी थी, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रखा, तो क्या होगा, न्यायपालिका होगा। ठीक है, जुडिशरी हो जाएगा तब तो। फिर हाई कोर्ट कैन इशू विच ऑफ द फॉलोइंग रिट फॉर पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है, तो ये जो रिट है ये है आपकी हैबियस कॉर्पस, सी वाला। ठीक है, कौन सा, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर आओ, फंडामेंटल राइट एक थी राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का मौलिक अधिकार, ये ओरिजिनल संविधान में दे रखा था लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को, और कौन से आपके संशोधन से हटाया गया, ये हटाया गया था 1978 में 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, आपका 44वें संशोधन द्वारा। आगे देखो, कौन सा आर्टिकल फॉरेन पॉलिसी से आपके रिलेटेड है, तो फॉरेन पॉलिसी से जो आर्टिकल रिलेटेड है वो आपका आर्टिकल 51 डी वाला। ये भी देखो डीपीएसपी से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है आपका आ गया है। ठीक है, फिर आगे देखें क्या बोला जा रहा है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड बाय 42nd अमेंडमेंट बिल, कौन से आर्टिकल में दे रखा है मूल कर्तव्य, क्योंकि ओरिजिनल संविधान में नहीं थे फंडामेंटल ड्यूटी, बाद में इनको ऐड करा गया था, तो जो आर्टिकल बनाया गया इनके लिए ये आर्टिकल है आपका 51A। ठीक है, और टोटल 10 राइट जो है ऐड करी गई थी 1976 में। फिर बोला जा रहा है स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया। देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उनसे राय ली, उसके बाद में 42वां संशोधन हुआ 1976 में, तब राइट 10 मौलिक आपके कर्तव्य इंक्लूड करे गए। इन्होंने कितने बताए थे, इन्होंने 8 बताए थे, ये ध्यान रखना, इन्होंने 8 सजेस्ट करे थे लेकिन भारत सरकार ने 10 इंक्लूड करे, तो ए वाला जो है ये आपका सही है। और इस समय पे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, इस समय पे आपके 11, एक चीज बाद में भी ऐड हुई है 2002 में, मौलिक कर्तव्य। ठीक, फिर आ गया, इसमें क्या बोला जा रहा है, एक आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसका किसी वर्ष में संशोधन हुआ है। ठीक, और जिसमें ये बोला जा रहा है जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त जो है और सूचना आयुक्त इनको केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, मतलब केंद्र सरकार डिसाइड करी कितने समय के लिए रहेंगे। तो संशोधन कब हुआ, ये देखने को मिला 2019 में। कब हुआ है, 2019 में हुआ है। फिर आगे देखो, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेके कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सी गलत है, ये पढ़ लिया करो क्वेश्चन। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया जाता है, लोकसभा में, जब सरकार पे भरोसा उठ जाता है और अगर वो पास हो गया, विपक्ष ने पास करा दिया, तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ता है। अब बोले जा रहा है कौन सा गलत है, तो गलत जो है वो डी वाला है, इसके लिए कोई रीजन नहीं बताना पड़ता है। ठीक है, आपको अगर विपक्ष को लाना है तो वो ला सकती है, इसको अपनाने के लिए कोई इसके कारणों को बताना चाहिए लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए गलत है। इसमें बोले जरा बताना चाहिए लेकिन कोई जरूरत ही नहीं होती बताने की। फिर आओ भैया, एक आपका एक्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता। ठीक है, इससे इनकी भैया सैलरी वगैरह डिसाइड होती है, और ये एक्ट आपका कब पास हुआ है, 1977 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 10 साल के बाद हमको कोई विपक्ष का नेता 2024 लोकसभा में देखने को मिला था, जो राहुल गांधी बने थे। 2014 और 19 में इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं थी, कुछ सीट चाहिए होती है 10% कम से कम लोकसभा की। फिर आ गया, जो आपके पंचायत है उसमें 33% का आरक्षण महिलाओं को मिल रखा है, लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसे जहां पे पंचायत पे महिलाओं को 50% का भी आरक्षण है। बोल जरा कौन से ऐसे राज्य हैं आपके जहां पे उन्होंने आरक्षण दे रखा है, तो ये है आपका जो करेक्ट आंसर है 2, 3, 4 बी वाला, मतलब उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा और असम। ठीक है, तो ये काफी काम का था। इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में, 50-50 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 5 दिन और आपका पूरा पॉलिटी जो है कवर हो जाएगा। पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, नहीं देखी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ,
बनी हुई है। पूरे 20-22 क्वेश्चन जो आएंगे अच्छे से आप कवर कर लोगे इससे, ठीक है। आप लोग पूरा सिलेबस जो है, पूरा सिलेबस मतलब 70-80% सिलेबस जो आपका इसी सीरीज से कवर हो जाएगा। और बढ़िया आखिरी टाइम पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत भी है। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। बाकी आरओ की अगर तैयारी कर रहे हो तो मेंस का हमारा पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है, और यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी हमारा ग्रुप स्टार्ट हो गया है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी एक ही जगह कराई जाएगी। कैसे? इन नंबर्स पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।